हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूअर्स, हम फिर से ना आईएमओ की सीरीज़ में क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सैम्पल पेपर है। इस बार हम क्लास 6 के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर्स, और ये नए सैम्पल पेपर्स होने वाले हैं 2025 और 26 के। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो को लाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न है क्या। पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम को ना 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके आते हैं 15 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 15। तो यहाँ हो गया टोटल 15 मार्क्स। दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक का 1 मार्क्स होता है, तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया। तीसरा सेक्शन होता है एवरीडे मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन, ईच मार्क्स 10 यहाँ पे हो गए। और अचीवर सेक्शन जो होता है वो हमारा 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मार्क्स का ये हो गया, यानी टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस जो हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होते हैं 60। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। अचीवर सेक्शन के जो 5 क्वेश्चन हैं वो अगर आपने कर लिए, देखो 15 मार्क्स मिल गए सिर्फ 5 क्वेश्चन में। तो आपको ऐसे मैनेज करना है कि आपका अचीवर सेक्शन का टाइम ना आपका बचा रहे और बाकियों में कम टाइम लगाना है। तो चलिए सैम्पल पेपर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस नए सैम्पल पेपर की ओर। करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग का आ गया, लॉजिकल पार्ट। इसमें कह रहा है कि ये ना पेपर है सर्कुलर फॉर्म में, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया और फिर यहाँ से फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद इस पे ना एक 3 साइन बनाए गए और फिर इसको अनफोल्ड किया गया। तो अनफोल्ड करने पे इन चारों में से कौन सी इमेज बन के आएगी आपको वो बताना है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ अनफोल्ड करूंगा तो ये जो बेस लाइन है ट्रायंगल की वो ऐसे ही रहेगी, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी और ये ऐसा आ जाएगी। तो हमारा देखो ट्रायंगल जो है वो ऐसे और ऐसे आ गया। अब मैं इसमें से रूल आउट कर लेता हूं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं टाइम यहाँ नहीं बचाऊंगा तो मैं अचीवर सेक्शन को कैसे करूंगा। अब मैं इसको रूल आउट कर लेता हूं। ओरिजिनल इमेज सब में सेम होनी चाहिए, तो इसमें सेम है। जो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है इसमें अलग कर दी, गायब कर दी, तो ये तो ऐसे ही हट गया। एलिमिनेशन मेथड जो है ना बहुत काम की चीज़ है। दूसरा, ये आप देखोगे ये ट्रायंगल नहीं था, नीचे वाला ट्रायंगल ऐसा है, तो ये हो सकता है। और फिर ये यहाँ से अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल डिफरेंस है, तो 2 आंसर को मैंने फटाफट एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी ट्रायंगल को ना अब मैं इधर अनफोल्ड करूंगा, इधर की तरफ अगर अनफोल्ड करूंगा तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, यूं, यूं और यूं। तो हम अपना ट्रायंगल चेक कर लेते हैं कि ये वाला 1 2 3 थर्ड पार्ट का ट्रायंगल 2 में से किस में बन रहा है। ये देखो, पहला सेम है, पहला सेम है यहाँ भी। दूसरा हमने ऐसे बनाया है, इसका ट्रायंगल उल्टा हो गया, यानी दूसरे में ये एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट एक ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? बचा आपके पास ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका होगा आंसर। अगर आपका भी आंसर सही है और एलिमिनेशन मेथड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अगर हम, तो लिखा है मेगा वॉक्स 120 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं एक मैप बनाऊं तो नॉर्थ यहाँ पे होगा, साउथ यहाँ पे होगा, ईस्ट यहाँ पे होगा और वेस्ट यहाँ पे होगा। तो ये एक मैप मैंने रफली ऐसे डायरेक्शन के लिए बनाया है। तो डायरेक्शन में अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। समझ लीजिए मेघा यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे ये खड़ी है और ये कह रहे हैं कि 120 मीटर ईस्ट इसको मूव करना है। ये 120 मीटर ईस्ट मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, तो इसका फेस इधर की तरफ है और देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न। तो इधर अगर फेस है तो इसका लेफ्ट इधर की तरफ होगा। इधर ये 60 मीटर और जाती है, 60 मीटर ये गई। अब
इधर फेस करके खड़ी है, आगे की तरफ इधर फेस है उसका। देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स 80 मीटर। यहाँ से फिर उसने एक टर्न लिया और लेफ्ट और 80 मीटर मूव किया। अब इस पॉइंट पे खड़ी होके शी देन टेक्स अ राइट टर्न 40 मीटर वॉक किया। तो यहाँ से राइट, अगर मैं इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूँ तो राइट ऊपर की तरफ होगा। तो अगर मैंने राइट लिया तो राइट जो है ये 40 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े होके आपका फेसिंग इधर है। देन फाइनली शी वॉक्स 40 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। यहाँ से ये 40 मीटर और मूव किया और ये 40 मीटर मूव करने के बाद यहाँ स्टॉप हो गई। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है। यहाँ 60 मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 हो गया। यहाँ से यहाँ 40 मूव किया था तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। यानी कि 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। यानी अगर पॉइंट ए से बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो वो होगा 100 सेंटीमीटर। आंसर बी, बी इसका होगा सही आंसर। तो हमने क्या किया, रेफरेंस के लिए सबसे पहले एक मैप की डायरेक्शन बना ली, जो डायरेक्शन होती है, और उसके हिसाब से लेफ्ट राइट मूव कराते गए, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर स्क्वायर कितने बन रहे हैं आपको बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बड़े स्क्वायर से काउंट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले एक जो आउटर की तरफ में है, ये हमारा हो गया 1 नंबर स्क्वायर। फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर स्क्वायर 2। उसके बाद अगर मैं इन छोटे छोटे स्क्वायर्स को गिनूं, 3, फिर एक और स्क्वायर है 4, फिर एक और स्क्वायर है 5, फिर एक और स्क्वायर है 6, 6 बन गए। उसके बाद अब चलते हैं, एक ये बड़ा स्क्वायर और बन रहा है, ये हो जाएगा 7, फिर एक यहाँ पे बन रहा है 8, फिर यहाँ पे बन रहा है 9 और एक यहाँ पे बन रहा है 10। तो यहाँ पे हमने एक एक करके काउंट किया और हमें मिल गए 10 आंसर। आंसर इसका होगा 10 स्क्वायर इस इमेज में फॉर्म हो रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 आउट ऑफ 3 जिसके भी हैं। कमेंट योर नेम, अपना नाम कमेंट करिएगा, क्या आपका नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन कहाँ है, जिस जो एंगल 90 डिग्री का बनता है जिस भी लाइन पे, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है। तो इन इमेजेस में कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर और पेयर में, यानी पेयर में बन, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ का मिस हो गया था 10। उधर वाला कर लिया था, इधर वाला। तो 10 यानी 5 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, पेयर में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिर से मूव करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बन रहे हैं यानी 3 पेयर में। तो यहाँ भी पेयर में बन रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आप स्लैंटिंग लाइंस हैं और यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर एंगल नहीं बन रहा है। तो ये टोटल इमेज थी 1 2 3 4 5 और 6। तो एक आंसर कट हो गया, तो 6 तो नहीं होगा इसका। ये 100% हो गया कि 6 नहीं होगा, क्योंकि 5 इमेज बची है। अब मैं फिर से एक बार बात कर लूँ, इसको चलते हैं क्योंकि ये छोटा है। 1 2 3 और 4 यानी 2 पेयर यहाँ भी बन रहे हैं। तो 1 2 3, 3 तो है ही है आंसर में। इसको भी कर लेते हैं। 1 2, बाहर की तरफ से 3, बाहर की तरफ से 4, अंदर 5 6 7 8, अंदर 9 10 11 12, यानी 6 पेयर यहाँ भी बन रहे हैं, यानी 4 तो बन ही रहे हैं। तो 3 भी एलिमिनेट हो गया हमारा। अब बचा है 4 और 5 के बीच में। तो देखो, 1 2 3,
बाहर से 4, फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 6 पेयर यहाँ भी बन रहे हैं। तो सिर्फ एक इमेज को छोड़ के हमारे पास 5 इमेज में जो है वो पेयर परपेंडिकुलर लाइन से बन रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आंसर है इसका 5। तो 5 इमेजेस में आपको या 5 लेटर्स में आपको जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइंस मिल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से। ये पिक्टोग्राफ है, एक एक पिक्टोग्राफ है। एक बुक की वैल्यू जो है वो 150 बुक के बराबर है। इसमें इसमें महीने दे रखे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि आपको मई का महीना जो है मिसिंग है। आप देखोगे पढ़ोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी बुक सोल्ड इन द मंथ ऑफ मई। तो मई में कितनी बुक सेल हुई हमें वो निकालना है। तो बाकी महीनों का हम टोटल कर लेते हैं फटाफट, और ये हो जाता है 1350। टोटल इसका टोटल बुक्स थी 2100 और 1350। अगर मैं माइनस करूँगा तो 05 एंड हियर 7, तो 750 जो है यहाँ पे बुक्स आ गई। अब एक बुक जो है 150 का रिप्रेजेंट करता है 150 का, तो 150 के लिए इसमें कितनी बुक्स हो गई, मतलब कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर मैं 750 को 150 से भी डिवाइड कर दूं तो 15 5 जार 75, 5 बुक यानी 1 2 3 4 5। आंसर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। 5 नंबर भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टाइमिंग फॉर्म्स अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो होता है, किस किस को ये वर्ड पता है, अपना नाम कमेंट करो। ये वर्ड किस किस को पता है, इस वर्ड में इसका आंसर छुपा है। पैलिंड्रोम क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से अपना नाम जिनको पता है। जो ये वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट, लेटर या कोई भी नंबर जो कि लेफ्ट टू राइट भी सेम हो और राइट टू लेफ्ट भी सेम हो, यानी ये दोनों तरफ से लिखने पे सेम आए। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। एक है मॉम, MOM। ये 1 2 3 अगर मैं दे दूं और इसको रिवर्स अगर कर दूं मैं 3 2 1, तो भी ये MOM ही रहेगा। ये पैलिंड्रोम वर्ड कहलाता है। ऐसे ही अगर एक वर्ड DAD कहूँ तो DAD भी 1 2 3 अगर मैं कहूँ और 3 2 1 इसको कर दूं तो ये भी डैड ही बनेगा। तो ये पैलिंड्रोम वर्ड है और इसी में इसका आंसर छुपा है। अब ये देखो 656 क्या हो सकता है। अगर इसको मैं 1 2 3 4 कर दूं और 4 3 2 1 कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 6 5 6 0। ये सेम है इसके, नहीं है ना। 65 और 60 हो गया तो ये हो जाएगा कट। ये सिमिलर सा लग रहा है तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 के हिसाब से। यहाँ 4 3 2 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2 1। ये 20 21 हो गया 12 12 का। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो ये सिमिलर है ही नहीं तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते हैं। बचा ही ये ऑप्शन, तो इसको भी 1 2 3 4 से करते हैं। और अब इसको रिवर्स में लिखूंगा मैं 4 3 2 1, तो 4 पे आ गया 1 0 0 1। अगर मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूँ तो नंबर होता है सेम। तो ये पैलिंड्रोम टाइमिंग है क्लॉक की। आंसर विल बी डी। अगर आपको ये वर्ड पता था, इसका आंसर आपने सही गैस किया, तो अपने लिए क्लैप करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 जो है एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होने वाला है कि रिद्धि ज्वाइंट 3 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक अ बिग रेक्टेंगुलर। देखो 3 जो रेक्टेंगल थे ना उसको जोड़ के उसने एक बड़ा रेक्टेंगल बना दिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एरिया दिया हुआ है इनके सर्कल में अंदर की तरफ, और बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेसिंग द टेबल क्लॉथ फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर, इग्नोर द स्टिचिंग मार्जिन एटसेट्रा। ठीक है, तो
इसके साइड में ना यहाँ कपड़े लगाने हैं, लेस लगाना है। तो साइड अगर हम निकाल रहे हैं, बाहर बाहर की तरफ से जा रहे हैं, चैप्टर 6 की वीडियो डाल रखी है, चैप्टर 6 एरिया एंड पेरीमीटर, वो वॉच करना कि कैसे निकालते हैं। उसी का कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करने वाले हैं और निकालने वाले हैं इसका पेरीमीटर। बड़े क्लॉथ का अगर हमने पेरीमीटर निकाल लिया तो हम जो है ईज़िली इसको सॉल्व कर पाएँगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड्स चाहिए होगी और यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता और ये नहीं पता। तो हमें साइड्स चाहिए होगी, साइड निकालने में हमारी मदद करेगा ये स्क्वायर। देखो, ये जो है ना, ये एरिया है। ये एरिया है और यहाँ पे 7 दे रखा है। तो अगर मैं छोटे इसको ए रेक्टेंगल कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और इसको सी कह देता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं ए रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है 42 मीटर स्क्वायर, 42 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी इज इक्वल टू 42। एल आपको पता है यहाँ पे ये 7 दे रखा है तो 7 हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू 42। हियर बी विल बी 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 आर 42, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ना वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 6 है। अब देखो इधर 7 है तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ भी 7 ही होगा क्योंकि सेम है ना। तो ये 7 ले लेता हूँ। अब एरिया ऑफ बी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 63 है। यहाँ भी फॉर्मूला सेम होगा, एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 63। एल आपको पता है 7, बी निकालना है 63, बी इज इक्वल्स टू 63 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 9। यानी यहाँ से यहाँ का जो ब्रेथ है वो 9 आ गया। अब देखो ये मेरी साइड जो है ना ये पूरी आ गई। क्यों? क्योंकि 9 प्लस 6 करूंगा तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल सी का जो लेंथ आ गया वो 9 प्लस 6 आ गया, ये दोनों से हमने निकाल लिया, वो हो गया 15 मीटर। ठीक है? अब मुझे अगर ये निकल जाए ना इतना तो मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा। कैसे? देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ, तो ये मेरा पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है। तो रेक्टेंगल सी का एरिया अगर मैं निकालूं, मुझे पता है 75 और ये एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 75 हो जाएगा। एल हमें पता चल गया 15 इंटू बी इज इक्वल्स टू 75। बी विल बी 75 बाई 15, इट मीन्स 5। बी विल बी 5, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस निकला वो 5 मीटर निकल गया। अब देखो इधर से इधर हमने निकाल लिया 15 और इधर से इधर 5 आ गया, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो 12 मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब हम सिर्फ बात करते हैं बाहर वाले रेक्टेंगल की। क्यों? क्योंकि लेसिंग जो है इसी पे होनी है। ये हमने निकाला 15 मीटर और ये निकला हमारा 12 मीटर। ठीक है? तो अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। तो P का फॉर्मूला हमने उस वीडियो में भी बता रखा है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2L is 15 plus 12 is equals to 2 into 27 is equals to 54। 54 मीटर जो है ये टोटल पेरीमीटर निकला, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर लेस लगाना है तो 54 मीटर की लेस चाहिए। अब 1 मीटर लेस का जो खर्चा है वो 32 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? टोटल कॉस्ट विल बी 32, क्योंकि 1 मीटर का है और 54 मीटर आया। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर मैं 32 5 मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको भी आता है वो क्लैपिंग कर ले अपने लिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1728 आएगा। 1728 क्या आपके ऑप्शन में है? 1728 रुपीज़। ये देखो 1800 नहीं, 1290 नहीं, 1728 यहाँ पे आ गया, ये भी नहीं। तो आंसर विल बी 1728। देखो एक क्वेश्चन के लिए हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इसको 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 फिर कैलकुलेट करके इसको। तो
इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे आगे बढ़ेंगे अचीवर सेक्शन तो और भी टफ होने वाला है। इसीलिए जो इजी क्वेश्चन होंगे उन पे फटाफट एलिमिनेशन मेथड मार के आप टाइम बचा सकते हो और अचीवर सेक्शन और इन टफ क्वेश्चंस के लिए बचा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है बहुत ही इजी। कहता है कि डीजल का प्राइस 68 था 2017 में। 2017 में अगर प्राइस वॉज ₹68, 2018 में उसका प्राइस हो गया ₹70, तो कितना हो गया उसका प्राइस? ₹70। अब कह रहा है इन टू डिक्रीज बाय ₹6 इन 2019, तो 2019 में ₹6 डिक्रीज होगा, इसका होगा या इसका होगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंक्रीज होके इसका हो गया, तो यहाँ पे -6 करेंगे। तो यानी 2019 में पेट्रोल का जो प्राइस हो गया, डीजल का प्राइस हो गया, वो ₹64 हो गया। 2020 की बात करते हैं अब 2020 की। ये इंक्रीज हो गया ₹16। तो ₹16 हम इंक्रीज कर देंगे इसमें और ये हो जाएगा ₹80। ₹80 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, ₹80। अब आ गया ये अचीवर सेक्शन आ गया। ये आसान नहीं होने वाला। आप क्वेश्चन ही देख सकते हो कि पूरे पेज पे हमारा क्वेश्चन हो रहा है, तो आंसर के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 कहता है 4/9 ऑफ द एनिमल्स एट द फार्म वर cows. Half of the remaining animals were goat and rest were chicks. The fraction of the animals at the farm that were chicks is 5/18. क्या ये स्टेटमेंट सही है? टफ लग रहा है, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि टोटल एनिमल है ना, टोटल एनिमल वो एक है फार्म में। सपोज कर रहे हैं 100 से भी कर सकते हैं, आप 1 मान के चलो और ये इजी पड़ेगा। टोटल एनिमल एक है, तो यहाँ पे काउज कितने हो जाएंगे? काऊ हमारे हो जाएंगे 4/9। क्यों? क्योंकि 4/9 ऑफ 1 4/9 ही होगा। अब कहता है कि जो रिमेनिंग है उसका हाफ गोट है। किसका? रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग कितने हुए? रिमेनिंग कितने हो गए? 1 - 4/9। तो ये हो गया 9 - 4/9, 5/9। आपको आता होगा फ्रैक्शन करना। इसका हाफ है गोट, तो गोट कितना है? 5/9 का हाफ यानी 1/2 यानी 5/18। and rest are chickens. The fraction of the animal of the farm is 5/18. तो fraction इसका यही रहेगा 5/18. It means statement 1 is true. तो पहला स्टेटमेंट जो है जहां जहां ट्रू है वो हमारे पॉसिबल हो जाएंगे। स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स नहीं है, यानी आंसर ए और बी में कहीं छुपा हुआ है। इसके लिए हमें पार्ट बी को सॉल्व करना पड़ेगा। फटाफट हम स्टेटमेंट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं एक बार क्या है, उसको पढ़ के समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। क्या हम कर पाएंगे इसको? स्टेटमेंट 2 कहता है ज्योति हैड अ कलेक्शन ऑफ 640 राउंड रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल स्टिकर्स। यानी कि जो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल प्लस राउंड वो है 640। इसके पास स्टिकर्स 3/8 ऑफ स्टिकर्स आर राउंड। तो राउंड कितने हैं उसके पास आप हम बता सकते हैं। राउंड स्टिकर होगा टोटल का 3/8। टोटल इज 640, इसका 3/8 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 240। यानी कि जो राउंड है वो हमारे पास 240 स्टिकर्स है। 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर ट्राइंगुलर, यानी ट्राइंगुलर जो है रिमेनिंग का 1/4 है। यानी रिमेनिंग कितने हो गए? टोटल में से अगर हटाऊं तो रिमेनिंग हो गए 640 - 240 इज इक्वल्स टू
400 और ट्राइंगुलर कितने हैं, तो ट्राइंगुलर है 1/4 ऑफ 400 यानी कि 100। ट्राइंगुलर आ गए हमारे पास यहाँ पे 100 एंड रेस्ट आर रिक्टेंगुलर। तो रिक्टेंगुलर कितने हो गए जो बचे, यानी कि 640 माइनस 240 माइनस 100, तो ये टोटल आ गया 300। यानी 300 हमारे पास जो हो गए वो रिक्टेंगुलर स्टिकर्स हो गए। अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो आप देखोगे कि 640 ही आएगा, 640 ही आएगा। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि शी हैड 200 मोर रेक्टेंगुलर स्टिकर्स देन ट्रायंगुलर। तो रेक्टेंगुलर हमारे पास कितने हैं 300 और ट्रायंगुलर कितने हैं तो 100, दोनों का डिफरेंस 200 है। यानी स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर विल बी ए। ए इसका आंसर होगा। थोड़ा टफ था इसीलिए इसके 3 मार्क्स हैं, आपको पता है 3 मार्क्स ऐसे ही कोई नहीं देता एक क्वेश्चन के लिए, और ये तो खासकर आईएमओ का एग्जाम है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन चारों में से इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट को ढूंढना है, करेक्ट को नहीं। तो जिस जो भी ढूंढना हो ना उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि हम कई बार है ना आधा पढ़ते हैं और उसी में गड़बड़ हो जाता है। इनकरेक्ट ढूंढना है तो नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 248। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर किसी को आता होगा तो वो बिना देखे इसको, बिना डिवाइड करे हुए बता देगा। देखो लास्ट में 2 डिजिट में कितना नंबर आ रहा है 12, और 2 की टेबल में 12 आता है, यस आता है, 2 6 जार 12, तो यानी इससे डिविजिबल है। सेम 4 से अगर करें लास्ट के 2 डिजिट में, अगर वो उसके टेबल में आता है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है, नहीं तो नहीं। तो 4 3 जार 12 ये भी पास हो गया। अब 8 की बात करें तो 8 में जो है ना लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट है 712। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 से तो 8 8 जार 64, हियर 7, यहाँ पे ये आ जाएगा, और 8 9 जा 72, यानी कि ये 8 का भी डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया, तीनों सही हैं, ये सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 1183 एंड 1792 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर की बात करी जा रही है, और को प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर आपको पता होगा जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और वन वन में हम लेते नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई। ये 1183 है और 1792 है, तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 की टेबल में तो ये नहीं ही आ रहा है, और 2 की टेबल में नहीं आ रहा है। साथ में ये 3 की टेबल में टेस्ट कर लेते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी में इनको ऐड करते हैं, और अगर ये वो 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। 1 1 2 8 10 10 13 13 आ रहा है, यानी 3 की टेबल में डिविजिबल नहीं है। 16 17 18 19 तो ये भी नहीं है, यानी 3 की टेबल में भी दोनों नहीं है। तो मोस्टली आगे भी नहीं होंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं डाउट पे, क्योंकि ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये को प्राइम नंबर इनका कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डी कर लेते हैं कि सेवंथ मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 144। तो 144 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1008 आएगा, 1008 आएगा, यानी ये भी ट्रू है। तो एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर इसका होता है। आप देख सकते हो कि प्राइम फैक्टर ऑफ 255 का प्राइम फैक्टर, और प्राइम 1 जो होता है ना वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है। 1 प्राइम फैक्टर भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। ये प्राइम है, ये प्राइम है लेकिन 1 नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से ये एलिमिनेट हो जाएगा, और आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्या कोई बच्चा है जिन्होंने 90% एंड अबव स्कोर किया है इसमें? मेरे को लगता है शायद ही कोई होगा।
चलो 80% एंड अबव कर देते हैं, 80% और अबव वाले तो बच्चे होने चाहिए, वो अपना नाम कमेंट करें। अगली वीडियो में जब भी हम क्लास 6 का लेके आएंगे तो उनका नेम जो है हम कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।